एब्सोल्यूट कैटवुमन की एंट्री हो चुकी है। लेकिन क्या वो बैटमैन की मदद करने आई है या फिर वो किसी और इरादे से आई है, ये पता लगाने के लिए हमें समझना होगा इशू 13। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। पास्ट में ब्रूस और सेलिना साथ मिलकर काम करते थे। सेलिना हमेशा कहती थी, अगर रूल्स तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं करते तो उन रूल्स को मानना छोड़ दो। अब ब्रूस उसी सोच को अपनाते हुए विलेन की लड़ाई जीतने में उसकी मदद कर रहा है। दोनों एक गोल्फ कोर्स पर खड़े हैं। सामने गौतम का वांटेड माफिया बॉस कार्माइन फैल्कोन अपने बॉडीगार्ड्स के साथ गोल्फ खेलने में बिजी है। फैल्कोन मुस्कुराते हुए कहता है, वाह बच्चों, बिना अपॉइंटमेंट के चले आए, ऊपर से झाड़ियों के रास्ते घुस आए, हिम्मत तो माननी पड़ेगी। सेलिना अपने हाथ में पकड़े पैसों से भरे बैग पर थपकी देती है। हमारे पास आपके लिए एक डील है मिस्टर फैल्कोन। फैल्कोन पहली बार गौर से दोनों को देखता है। एक मिनट, मैं तुम्हें जानता हूँ। फिर वो ब्रूस की तरफ देखकर कहता है, तुम वेलन जोन्स के ट्रेनर हो, है ना? मुझे अंदाजा लगाने दो, तुम चाहते हो कि बीबो तुम्हारे लड़के पर थोड़ा रहम करे या फिर पैसे लेकर समझौता करने आए हो? लगता है जोन्स मगरमच्छ कम और खोखला ज्यादा निकला। उसकी बात पर सारे बॉडीगार्ड्स हंस पड़ते हैं। लेकिन ब्रूस बिना किसी रिएक्शन के आगे बढ़ता है। इस बैग में जो है वो सिर्फ एक निशानी है, शहर के सबसे बेहतरीन सोने के गहने। फैल्कोनी सिर हिलाता है और दोबारा अपनी बॉल पर ध्यान देता है। मैं कैसे यकीन करूं कि ये असली है? ब्रूस शांति से जवाब देता है, क्योंकि ये तुम्हारे ही हैं, तुम्हारे बिल्डिंग के अपार्टमेंट से चुराए हुए। फैल्कोन दोनों को हैरानी से देखता है। तभी सेलिना कहती है, हम पैसे कमाने नहीं आए, हम खेल के नियम बदलने आए हैं। अब कुछ देर बाद ब्रूस और सेलिना गौतम सिटी से जाने वाली ऊंची रेलवे लाइन पर चल रही ट्रेन में साथ बैठे हैं। दोनों एक दूसरे के करीब हैं। सेलिना मुस्कुराकर कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर ये रूप भी छिपा है। वेन, फाल्कन के सामने जो तुमने किया, मैं सच में इम्प्रेस हूँ। ब्रूस विंडो से बाहर अपने शहर को देखता रहता है। सेलिना धीरे से उसके कान में बोलती है, यही एक तरीका है जिससे वेलन भी जीतेगा और हम भी। ट्रेन आगे बढ़ती रहती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। सेलिना अपना हंटर ढीला करती है और एल्फ्रेड को जमीन पर गिरा देती है। बैटमैन गुस्से से उसे घूरता है, तुम यहाँ क्यों आई हो सेलिना? मास्क के पीछे से मुस्कुराते हुए वो जवाब देती है, जरा हम दोनों को देखो, हमारे कान मैच कर रहे हैं। और हाँ, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हारी मॉम ने मुझे बुलाया था। बैटमैन की नजरें अब भी उसी पर टिकी रहती हैं। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सेलिना कंधे उचकाते हुए कहती है। सच में ब्रूस, उन्होंने ही बुलाया था, लेकिन तुम कई महीनों से गायब थे। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैं मदद करने आई हूँ। वो पैरों के पास पड़े एल्फ्रेड की ओर इशारा करती है। वैसे तुम्हारी नई टीम ज्यादा मजबूत भी नहीं लग रही। एल्फ्रेड कराहते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है कैटवुमन, तुम किसी के लिए भी लॉयल नहीं हो। बच्चे, इस पर भरोसा मत करना। बैटमैन एक कदम आगे बढ़ता है। मुझे कोई एडवाइस नहीं चाहिए, वो एक ठंडी सी आवाज में कहता है। सेलिना, तुम अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। कुछ देर बाद दोनों ब्रूस के सिटी की तरफ खुलने वाले सीक्रेट पेंट हाउस में पहुंचते हैं। मास्क और कपड़े जमीन पर गिरते हैं और अंधेरे कमरे में दोनों एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। सेलिना मुस्कुराकर कहती है, ये पल सच में बहुत खूबसूरत है ब्रूस। लेकिन हर रात की तरह सुबह भी आ जाती है। सूरज की पहली किरणों के साथ ब्रूस बिस्तर के किनारे बैठ जाता है। सेलिना उसकी पीठ पर बने बहुत सारे जख्मों को देखती है। वे निशान कुछ बैट के जैसे दिखाई देते हैं और उसकी नसों में हरे रंग का वैनम साफ बहता नजर आता है। वो घबराकर पूछती है, ब्रूस, उन्होंने तुम्हारे साथ आखिर किया क्या है? ब्रूस पीछे मुड़कर उसे देखता है। क्या सच में तुम अभी इस बारे में बात करना चाहती हो? सेलिना धीरे से ब्रूस के और करीब आ जाती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है। तभी ब्रूस जमीन पर पड़े उसके हेलमेट की ओर इशारा करता है। तुम्हारा ये हेलमेट बिल्कुल ब्लैक मास्क के इस्तेमाल किए जाने वाले गियर जैसा लगता है। कुछ पल के लिए सेलिना चुप हो जाती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, क्या तुम सच में अभी इसी बारे में बात करना चाहते हो? ब्रूस सिर हिलाता है। नहीं। वो उसकी ओर मुड़कर मुस्कुराता है और कहता है, चलो डेट पर चलते हैं। इसके बाद वो सेलिना को किस करता है। थोड़ी ही देर बाद दोनों गौतम सिटी की हाई राइज बिल्डिंग की छतों पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। उनकी मंजिल है गौतम बोर्डवॉक। एक टाइम था जब ये जगह फैमिलीज के लिए एक खुशियां देने वाली होती थी, लेकिन अब यहाँ रेड हुड गैंग का कब्जा है
वही रेबेलियस ग्रुप जिसके साथ कभी बैटमैन भी खड़ा था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तभी एक आवाज गूंजती है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? दूसरा आदमी ताना मारते हुए कहता है, तुमने कभी हमें भी ऑर्डर्स दिए थे, लेकिन याद रखो हम किसी के ऑर्डर्स नहीं मानते। इतना कहते ही एक रेड हुड मेंबर हाथ में एक बड़ी सी एक्स लेकर सामने आ जाता है। उसके पीछे रेड हुड पहने दर्जनों लोग खड़े हैं, लेकिन बैटमैन बिना डरे आगे बढ़ता है। जब तक तुम्हारे लीडर से बात नहीं हो जाती हम कहीं नहीं जा रहे। गुलाड़ी वाला आदमी कंधे उचकाता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो जोर से चिल्लाता है, अटैक करो। अगले ही पल पूरा झुंड बैटमैन और कैटवुमन पर टूट पड़ता है, लेकिन दोनों फुर्ती से उनकी हर चाल में बच निकलते हैं। लड़ाई के बीच सेलिना मुस्कुराकर कहती है, वाह, मुझे तो इस डेट में बहुत मजा आ रहा है। वो अपनी पीठ से एक सब मशीन गन निकालती है और सीधे भीड़ की ओर निशाना लगाकर लगातार फायरिंग शुरू कर देती है। बैटमैन हैरान रह जाता है, तुम क्या कर रही हो? ये तो सिर्फ बच्चे हैं। वो चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ता है। सेलिना बेफिक्र होकर जवाब देती है, तुम्हें तो पता ही है मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मुस्कुराकर कहती है, इजी ब्रूस, ये बस बिल्ली की झपकी है। बैटमैन चारों ओर देखता है। उसे समझ आता है कि कोई भी मरा नहीं है। हर बच्चे को सिर्फ ट्रैंक्विलाइजर डॉट लगा है और वे सभी बेहोश होकर जमीन पर पड़े हैं। तभी ऊपर फेरिस व्हील के टॉप पर खड़ा एक रेड हुड मेंबर आरपीजी लॉन्चर तैयार करता है। ऊपर देखो, बैटमैन जोर से चिल्लाता है। उसी वक्त उसके अंदर का वैनम जाग उठता है। ग्रीन एनर्जी उसकी नसों में तेजी से दौड़ने लगती है। वो गुस्से में बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और फेरिस व्हील से पूरी ताकत के साथ टकरा जाता है। जमीन कांप उठती है, कंक्रीट टूट जाता है और पूरा फेरिस व्हील झुककर पानी में जा गिरता है। सेलिना धीरे से उसकी ओर बढ़ती है। वो देखती है ब्रूस की नसों में ग्रीन वैनम दौड़ रहा है। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं। घबराकर वो पूछती है, ब्रूस, ये आखिर था क्या? आर यू ओके? लेकिन ब्रूस उसकी तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें अब चमकते हुए हरे रंग में बदल चुकी हैं। वो गुस्से में चीख पड़ता है, मुझसे दूर हो जाओ अभी। सेलिना ऊपर नजर उठाती है। रेड हुड गैंग ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। भीड़ में आवाज फैल जाती है, आर्कहम के अंदर मॉन्स्टर्स बनाए जा रहे हैं। सेलिना शांत आवाज में ब्रूस से कहती है, ब्रूस, मेरी आवाज सुनो, मैं यही हूँ। गहरी सांस लो, खुद पर काबू रखो, तुम ये कर सकते हो। रेड हुड मेंबर्स धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ते रहते हैं, लेकिन बैटमैन अपनी सांसों को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। कुछ ही टाइम बाद वो सिर उठाकर उनकी ओर देखता है और पूरी भीड़ अचानक रुक जाती है। बैटमैन भारी आवाज में कहता है, मैंने तुम्हें पीछे हटने के लिए कहा था, क्योंकि सच ये है उन्होंने लगभग मुझे तोड़ ही दिया था। एक ऐसी जगह पर जिसका नाम है आर्कम, वह इंसानों को मॉन्स्टर्स बनाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे बेन को बनाया गया है। वो कुछ पल रुकता है, फिर मजबूत आवाज में कहता है, लेकिन वे मुझे तोड़ नहीं पाए। अब मैं बेन को खत्म करूंगा, उसके मालिक को खत्म करूंगा और आर्कम को भी। मैं उस पूरी जगह को जलाकर राख कर दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। बैटमैन की बात सुनकर भीड़ में हलचल मच जाती है। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। फिर आखिरकार एक लड़की आगे बढ़ती है। वो अपने सिर से रेड हुड हटाती है। उसकी आंखों पर ब्लैक पेंट से मास्क बना है और गर्दन पर चेकर्स का डिजाइन है और पूरी तरह बेल्ट हेड दिखाई देती है। वो बैटमैन की आंखों में देखते हुए कहती है, मुझे कभी तुम पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, लेकिन अगर तुम सच में आर्कम को जलाने की बात कर रहे हो तो तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मुझे समझ आती है। वो हल्की मुस्कान के साथ अपना इंट्रोडक्शन देती है। मेरा नाम हार्ले क्विन है, मैं रेड हुड गैंग की लीडर हूँ। फिर वो चुनौती भरे अंदाज में पूछती है, तो प्लान क्या है बैटमैन? इसी बीच आर्कम की गहराइयों में डॉक्टर्स अब भी बेन पर काम कर रहे हैं। उसकी पीठ पूरी तरह चीर दी गई है। अंदर एक मैकेनिक स्पाइन दिखाई देती है जो उसके शरीर में वेनम पहुंचाने का सिस्टम है। बेन पूरी तरह होश में है। वो सीधे डॉक्टर आर्कम को घूर रहा है। डॉक्टर आर्कम सेटिस्फेक्शन के साथ कहती है, गुड न्यूज, हम तुम्हारे सिस्टम को पहले से भी आगे तक पुश करने में सक्सेसफुल रहे हैं। वो मॉनिटर की तरह देखते हुए आगे कहती है, इस पल से तुम ऑफिशियली मैक्सिमम इन्फ्यूजन लेवल पर हो, यानी इंसानी शरीर की लगभग अंतिम सीमा पर। लेकिन बेन बस हल्का सा सिर हिलाता है। उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं है। धीरे से वो कहता है, और बहुत जल्द तुम्हें मेरा रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, उसे उसका नया बैन मिलेगा और तब मैं आखिरकार घर जा सकूंगा। डॉक्टर आर्कम उसकी बात सुनकर अपनी आईब्रोज को चढ़ा लेती है। मुझे पूछने के लिए माफ करना, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें जाने देगा? बेन बिना झिझक जवाब देता है, उसे देना ही होगा। मैंने उसे सब कुछ दिया है,
अब किसी भी पल बैटमैन हार मान लेगा और मेरा काम खत्म हो जाएगा। अचानक पूरी गौतम की स्क्रीन हैक हो जाती है। तभी एक टेक्नीशियन घबराकर चिल्लाता है। डॉक्टर, आपको ये देखना चाहिए। वो मॉनिटर की तरफ इशारा करता है। उस पर गौतम लोकल न्यूज चल रही है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। तभी फीड्स हैक हो जाती हैं। अगले ही पल हर स्क्रीन पर बैटमैन का चेहरा दिखता है। टीवी, मोबाइल फोन, बिलबोर्ड, गौतम की हर डिजिटल स्क्रीन। और फिर उसकी भारी आवाज पूरे शहर में गूंजती है। गौतम के लोगों, हमारी सिटी एक अटैक के अंडर है, लेकिन ये अटैक किसी क्रिमिनल या किसी आतंकवादी ने नहीं किया। ये अटैक हमारे अपने लीडर्स ने किया है। वो और भी तीखी आवाज में कहता है, उन्होंने गौतम को अपने जेबें भरने के लिए बेच दिया है। उन्होंने हमारी सुरक्षा बेच दी, हमारी आजादी बेच दी। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे बेचने से वे पीछे हटे। कुछ पल रुककर वो अगला वार करता है। उन्होंने हमारे पैरों के नीचे से जमीन तक बेच दी है, और उसी जमीन के नीचे वे असली मॉन्स्टर पैदा कर रहे हैं। ऐसी भयानक चीजें जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। फिर वो ब्लैक मास्क का जिक्र करता है। मैंने तुम्हें ब्लैक मास्क के जरिए सच दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक गलती की। मैंने उन नेटवर्क्स पर भरोसा किया जो खुद बिक चुके थे। उसकी आवाज और कठोर हो जाती है। अब नहीं, इस बार मैं तुम्हें सच अपनी आंखों से दिखाऊंगा। मैं उन मॉन्स्टर्स में से एक को घसीटकर रोशनी में लेके आऊंगा, ताकि पूरा गौतम उसे देख सके। और फिर वो सीधा चैलेंज करता है, और उसके बाद मैं उसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। बैटमैन कैमरे के करीब झुकता है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ बेन, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। कल रात ठीक 12 बजे पुराना वेटरन्स एरिना, तुम और मैं अकेले। फिर वो एक लास्ट शर्त रखता है। अगर तुम जीत गए तो मैं खुद वापस आर्कम चला जाऊंगा और जो चाहोगे वही बन जाऊंगा। उसकी आवाज ठंडी और अटल हो जाती है। लेकिन तुम जीतोगे नहीं। फिर वो पूरे शहर से बात करता है, और तुम गौतम के लोगों, तुम सब इस लड़ाई के गवाह बनोगे। और आखिर में वो अपना इंट्रो देता है। और अगर तुम में से कोई अब भी सोच रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ बैटमैन। उसके शब्द खत्म होते हैं। पूरे गौतम की स्क्रीन एक साथ ब्लैंक हो जाती है। अब पास्ट की एक याद में पुराने वेटरन्स एरिना में ब्रूस विलन के साथ बैठा है। वो उसे बताता है कि उसने उसके लिए एक डील की है। ब्रूस कहता है, सौदे के मुताबिक तुम सिर्फ 7वें राउंड की घंटी बजने तक टिके रहना। किसी को उम्मीद नहीं कि तुम इतना भी टिक पाओगे। हर सट्टेबाज यही मान रहा है कि तुम दूसरे या ज्यादा से ज्यादा तीसरे राउंड में हार जाओगे। लेकिन अगर तुम 7वें राउंड तक टिक गए तो तुम्हें इतनी रकम मिलेगी कि तुम अपना जिम खोल सकोगे। इस तरह तुम जीत जाओगे। वेलन कुछ पल तक चुपचाप ब्रूस को देखता रहता है। फिर वो धीरे से कहता है, ब्रूस, मैंने तुम्हें अपना ट्रेनर तुम्हारी काबिलियत की वजह से नहीं बनाया था। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उसकी आंखों में निराशा साफ दिखाई देती है। मुझे कोई डील नहीं चाहिए। मैं उन्हें हराना चाहता हूँ। यहीं इसी रिंग में और मेरे कोने में ऐसा इंसान खड़ा हो जिसे मुझ पर पूरा भरोसा हो। मुझे लगा था वो इंसान तुम हो। कुछ देर रुककर वो कहता है, लेकिन शायद मैं गलत था। फिर वो ब्रूस की ओर इशारा करता है। ब्रूस वेन, आज से तुम मेरे ट्रेनर नहीं हो। यू आर फायर्ड। ब्रूस उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वेलन उसकी एक भी बात सुनना नहीं चाहता। वो आराम से कहता है, अब यहाँ से चले जाओ, मुझे अपनी लड़ाई की तैयारी करनी है। अब प्रेजेंट में अपने सीक्रेट बंकर में बैठा हुआ बैटमैन मॉनिटर्स पर नजर गड़ाए हुए है। उसके पीछे खड़ी सेलिना कहती है, वेटरन्स एरिना के आसपास ऐसा कुछ नहीं है जिसका इस्तेमाल तुम अपनी प्लानिंग में कर सको। ब्रूस बिना उसकी ओर देखे जवाब देता है, मुझे किसी चाल की जरूरत नहीं है, मैं बस बेन को हराऊंगा। सेलिना गहरी सांस लेती है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझसे एक वादा करो, वेनम यूज मत करना। वे यही चाहते हैं और इसकी कीमत बहुत भारी है। वो धीमी आवाज में आगे कहती है, मैंने देखा है कि वेनम लोगों के साथ क्या करता है। लेकिन ब्रूस अपनी बात पर अड़ा रहता है। बेन को हराने का यही एक तरीका है। जब मैंने रेड हुड गैंग का सामना किया था तब मैं उनसे 50 कदम आगे था। मुझे बस इसे कंट्रोल करना सीखना है। सेलिना तुरंत जवाब देती है, नहीं, ये सही रास्ता नहीं है। तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ब्रूस धीरे से सिर झुका लेता है। तुमने बेन को नहीं देखा, तुम नहीं जानती कि वो क्या कर सकता है। फिर वो उसकी ओर मुड़ता है। उसकी नजर जमीन पर पड़े हेलमेट पर टिक जाती है। तुम्हारा हेलमेट और ये तुम्हारा गियर, मुझे मत समझाओ कि तुम यहाँ साफ सुथरे तरीके से पहुंची हो। फिर वो गुस्से में कहता है, मैं वेनम का इस्तेमाल करूंगा और उसी से बेन को हराऊंगा। कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। आखिरकार ब्रूस कहता है,
अगर तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती तो शायद तुम्हें फिर से चले जाना चाहिए। सेलिना कुछ देर तक उसे देखती रहती है, फिर बिना कुछ कहे अंधेरे की तरफ बढ़ जाती है। दरवाजे तक पहुंचकर वो सिर्फ इतना कहती है, अपना ख्याल रखना, वैन। कुछ टाइम बाद बैटमोबिल सीवर की अंधेरी सुरंगों में तेजी से दौड़ रही है। बैटमैन बाहर निकलता है और एक बड़ा सा कूलर खोलता है। उसके अंदर कच्चा मांस रखा है। वो उसे बाहर निकालकर वहीं छोड़ देता है। सड़ी हुई सुरंगों में उसकी गंध फैलने लगती है। कुछ ही पलों बाद पानी के भीतर हलचल होती है। सबसे पहले पानी से नुकीली रीढ़ की हड्डियां बाहर निकलती हैं, फिर धीरे धीरे एक बड़ा सा सिर ऊपर दिखता है। किलर क्रॉक यानी वेलन जोन्स वापस आ चुका है। बैटमैन हथियारों से लैस होकर बैटल के लिए वेटरन एरिना की तरफ बढ़ जाता है और इसी के साथ खत्म होती है एब्सोल्यूट बैटमैन इशू 13 की पूरी स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।